हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोग्रेशन का हमारा लेक्चर नंबर 3। बहुत आराम से पढ़िए, क्योंकि जितना आराम से पढ़ोगे, चीज़ को टाइम दोगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के n पदों का योगफल। एक इसमें स्टोरी आपको सुनाएंगे। हम एक स्टोरी सुनाते हैं और आपको पता चलेगा कैसे n पदों का योगफल, यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो देखेंगे यहां पर हम सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एपी के n पदों का योगफल। बहुत समय पहले की बात है, जब मान लीजिए स्कूल वगैरह नहीं थे, और ये कहानी इंग्लैंड की है, बहुत सन 1600 के आसपास की बात है। उस समय स्कूल नहीं थे, जैसे अपने यहाँ खेत हैं इंडिया में, वैसे ही बाहर भी खेत होते हैं। तो वहाँ पर टीचर का मन है कि आज चलो इस जगह पढ़ते हैं, आज उस जगह पढ़ते हैं। कोई फिक्स जगह नहीं थी। तो लगभग 5-6 साल के बच्चे रहे होंगे, और टीचर एक थे, वो आलसी थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, आज उन्होंने सोचा ऐसा काम दे दें जिसमें थोड़ा सा बच्चे बिजी हो जाए और डिस्टर्ब ना करें, और वो थोड़ा सा आराम से थोड़ी बहुत आराम कर लें, सो लें। तो उन्होंने बच्चों से कहा 1 से 100 तक की काउंटिंग नंबर को ऐड करिए। बच्चों से कहा कि बेटा लोग सभी 1 से लेकर 100 तक के नंबर को जोड़ो। जल्दी से सभी बच्चे इस 1 से लेकर 100 तक को नंबर को जोड़ो। अब छोटा बच्चा है, वो इतना फास्ट तो नहीं है, तो इनको ऐड करना है। उन्होंने बच्चों को काम दिया, इन सारे नंबर को ऐड करो। 1 से लेकर 100 तक के नंबर को ऐड करना है। और रियल स्टोरी है, और इस स्टोरी से आपको पता चलेगा वहीं से एपी की शुरुआत होती है। ठीक है, वहीं से हमारी एपी की शुरुआत होती है। 1 से लेकर उन्होंने 100 तक के नंबर को ऐड करने को कहा। अब बच्चे 1 से लेकर 100 तक के नंबर को जोड़ना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि किसी के दिमाग में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लगा दो फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या ये लगा दीजिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ अवेलेबल था? उस समय कोई अवेलेबल ही नहीं था, तो कैसे वो ऐड करेंगे? इस फॉर्मूले से नहीं ऐड कर सकते। आपको कहा जाए, आप तो जानते हो, होनहार हो, आपसे कहा जाए तो आप तुरंत वही फॉर्मूला लगा दोगे एपी का, लेकिन गलत है। आप बिना फॉर्मूले की सहायता से इसे कैसे ऐड करोगे? बड़ा ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे जोड़ोगे बताओ 1 से 100 तक के नंबर को? कैसे ऐड किया जाएगा? आप भी यही तो करोगे, ये टेक्निक फॉलो करोगे। सर फिर मैं 1 के साथ 2 जोड़ूंगा, 2 के साथ 3 जोड़ूंगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, इस तरीके से मैं ऐड करता चला जाऊंगा, और सर 100 तक बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा मेरा। लास्ट में किसी एक नंबर को उठाएं, 99 को उठाएं, आगे से 1 को उठाएं। चलो देखो, अब हम बताते हैं। देखो उस छोटे से बच्चे ने, आप क्या, कौन सा छोटा बच्चा? देखिए टीचर ने दिया उस क्वेश्चन को, टीचर ने कहा इस सवाल को करिए। बहुत कम समय में एक छोटे से बच्चे ने सॉल्व कर दिया। लगभग उसे 3-4 मिनट के आसपास लगा होगा, जबकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। उसने तुरंत ऐड कर दिया। और एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, और वो भी 3-4 मिनट के अंदर कई सारे नंबर उनको ऐड कर दिया। रियल स्टोरी। तो अब क्या हुआ, जब उसने ऐड करके टीचर को बताया, टीचर ने जब देखा, मतलब उसने बताया, भाई टीचर को मालूम है कोई कर नहीं पाएगा, और लेकिन टीचर उससे नाराज हुए, उसे एक आध थप्पड़ भी मार दी। लेकिन यह है, बच्चा रोने लगा। टीचर थोड़ा बहुत दयालु था, टीचर ने उसे गोद में उठाया और कहा बेटा बताओ कैसे तुमने ऐड किया। तो उसने जब बताया अपना पूरा डिटेल में कि कैसे मैंने ऐड किया, तो ज़रा देखिएगा उस छोटे से बच्चे ने क्या गजब का खेल खेला। उसने कहा पूरी दुनिया 1 के साथ 2 को जोड़ने में लगी है, 2 के साथ 3 को जोड़ने में लगी है, लेकिन मैंने कुछ अलग किया। उसने क्या किया? देखिएगा उसने क्या किया। भाई जोड़ना सबको ही है, उसने 1 के साथ 2 को नहीं जोड़ा, उसने 1 के साथ 100 को ऐड किया, तो 101 हो गया। बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई नंबर अगर एक ही नंबर कई बार ऐड हो रहा है तो ये पता कर लो वो नंबर कितने टाइम्स ऐड हो रहा है।
5 बार ऐड हो रहा है तो 3 into 5 हो जाता है। इसका मतलब है 3 नंबर 5 बार जोड़ा जा रहा है। 101 जिन पे टिक लगा है वो ऐड हो चुके हैं। फिर उसने इसको इसमें ऐड किया, 99 में 2 जोड़ो 101 हो गया। फिर थर्ड से लास्ट से थर्ड को ऐड करो 3 और 98, ये भी 101 हो गया। और इधर फोर्थ से लास्ट से फोर्थ को जोड़ो, ये भी 101 हो गया। यानी आपका बड़ा गजब का इंटरेस्टिंग है कि आप सारे टर्म को ऐड करते चले जा रहे हो, 101 101 ही बनता चला जाएगा। तो ये आपका 101 कितने बन गए हैं बताओ? 1 2 3 4 कितने आपने टर्म जोड़ चुके हो? 4 इधर और 4 इधर, 8 टर्म ऐड कर चुके हो, यानी आधे 101 बन रहे हैं। यानी 100 टर्म्स है तो ये कितनी बार होगा? 50 टाइम्स, यानी 50 बार होगा ये। तो इसका मतलब 101 इंटू 50, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 और ये आपका 50 50, ये उसका आंसर आएगा। टीचर बहुत उससे प्रभावित हुए, उसकी पीठ थपथपाई और कहा तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम एक विचित्र बालक हो। आगे चल के वो बालक सर आइजैक न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी ये एक रियल कहानी है, तो सर आइजैक न्यूटन ही हैं जिन्होंने आपका ये एपी को स्टार्टिंग दी। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन तो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। नहीं बेटा, ही इज आल्सो ए ग्रेट मैथमेटिशियन। ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे, प्रोबेबिलिटी में भी कई काम किया, कैलकुलस की उन्होंने शुरुआत की। तो ऐसा नहीं है। तो देख सकते हो कि किस तरीके से उस छोटे से बालक ने, जो कि आगे चल के सर आइजैक न्यूटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ये आपका आंसर उन्होंने बताया। तो ये देखिएगा 50-50 ये हमारा क्या है, उन्होंने ऐड करके दिखाया। तो आपको ये बात हम बता रहे हैं क्योंकि ये एक रियल है, और यहां से उन्होंने अपने उस टीचर को बताया कि ऐसा नहीं है, इसमें पैटर्न ऐसा है। तो तब उन्होंने कहा कि इनमें जो 1 ऐड करके जा रहा, कोई भी सीरीज लिख दोगे उसके लिए फॉलो हो गई टेक्निक। यानी एपी की शुरुआत कर दी, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 3 14 और 3 17 3 20। अगर एपी है तो उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो कितना होगा? 22। इधर से थर्ड नंबर पे जाओ और लास्ट से थर्ड नंबर पे जाओ, वो भले बदलते रहेंगे लेकिन उनका समीशन नहीं बदलेगा। सर जी ऐसा क्यों हो रहा है? सर जी ये लास्ट जो स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ले रहे हैं और लास्ट से सेकंड टर्म ले रहे हैं, उनका समीशन भले चेंज हो जा रहे हैं लेकिन उनका समीशन क्या होगा? 101 होगा बेटा, बिल्कुल। अब सर ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा, यहां पर आप देख नहीं रहे हो, जब आप देखो एक प्रकार से आपने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, यानी जितना जब आगे जाते हो तो +1 होता है, पीछे आओगे तो क्या होगा? अरे भाई आगे जा रहे हो 3 जोड़ के, ये देखो 2 3 5 5 3 8, पीछे आओगे तो 3 घटा के, तो जानते हो 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 1 बढ़ गया, देखो 2 और ये कितना होगा? 99। फिर 1 जोड़ दो 1 घटा दो, देखो वो 1 बढ़ गया, कितना होगा? 3 और प्लस क्या होगा? 98। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम एपी में क्या होता है, आगे जाते हैं और उधर से उतना ही माइनस, यानी एक जो 2 नंबर का समीशन आ रहा है उसमें जितना ऐड करे उतना ही सब्ट्रैक्ट। ऐड करने मतलब ये आगे बढ़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने मतलब पीछे आ रहे हो। तो याद रखना है एपी का एक गजब का कॉन्सेप्ट है, वो आगे चल के भी हम बताएंगे कि कोई भी एपी है उसके स्टार्टिंग से 5th टर्म और लास्ट से 5th टर्म का समीशन आपका क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, और वो इक्वल टू रहेगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल रहेगा। आगे ये स्टेटमेंट हम जो बोल रहे हैं कि किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनका जो समीशन आ रहा, अगर स्टार्टिंग से आप 9th टर्म में चले जाओगे और लास्ट से 9th टर्म में आओगे, वो दोनों टर्म भले चेंज होंगे लेकिन उनका जो समीशन होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के समीशन के इक्वल होगा बेटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को आप समझ लीजिए। आगे बताते हैं, अगर आपको एपी का सम निकालना है तो हम उसके लिए कैलकुलेटर तैयार करते हैं। कोई भी एपी है उसका कैलकुलेटर क्या है जरा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। एपी का कोई फर्स्ट टर्म, कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है? आपका डी है। आपको बता दें, एक आप हमेशा याद रखना कि एपी का जो फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, समझो ये कोई हमारी एपी है, ठीक है। इसमें आपका एन टर्म्स है, मान लीजिए एन टर्म्स है और ये डॉट 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 है, ये हमारी कोई एपी है। तो जो उन्होंने निकाला, उन्होंने क्या किया? एक प्रकार से
फर्स्ट में लास्ट टर्म को ऐड किया और कितने से मल्टीप्लाई किया था, जितने टर्म है उसके आधे से, तो वो हमारा सम ऑफ n टर्म्स हो जाता है। तो Sn इज इक्वल टू हमारा कैलकुलेटर बन गया a प्लस एल, किसी AP के सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड करने का ये हमारा कैलकुलेटर है बेटा। L जो होगा, ध्यान रखना AP का ये लिखा नहीं है तो इसको लिख लीजिएगा, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। इसको नोट कर सकते हैं, n हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, n हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, Sn इज इक्वल टू n/2 और ये होगा a की जगह l की जगह रखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअल में l का मतलब जहां तक आपको ऐड करना है वहां तक की वैल्यू होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला जब यूज करते हो n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, लेकिन ये जब इसमें रखोगे तो इसका मतलब जितने टर्म का समेशन आपको चाहिए उतने टर्म का समेशन आएगा। Sn इज इक्वल टू n/2 और ये क्या होगा बेटा 2a प्लस और ये कितना होगा n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये वाला फॉर्मूला इसी से बना है, यानी फाइनली हम यहाँ पर आपको ये ना लिख के डायरेक्ट ये लिख दें कि AP का जो सम ऑफ n टर्म्स है, ये चीज जो हमने समझा दी, एक्सप्लेन कर दी है, उसको बस याद रखेंगे। AP का जो सम है यानी हमारा कैलकुलेटर है, AP के ढेर सारे टर्म्स को ऐड करने का हमारा कैलकुलेटर 2 है। एक ये कैलकुलेटर है, जितने टर्म को ऐड करना हो बाय दिस कैलकुलेटर ऐड करोगे, या हमारा ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर तब वर्क करेगा जब हमारा क्या दिया हो, लास्ट टर्म गिवन हो। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा फील करा देते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल से फील कराते हैं। जैसे मैंने कहा कोई AP है, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो 2 टर्म का जो समीशन होगा वो हमारा कितना होगा बेटा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 होगा। अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी अब इसे डिटेल में ना लिख के ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं S3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स होगा 2 + 5 + 8, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 2 15। अगर हम बात करेंगे सम ऑफ 4 टर्म्स, इसका मतलब प्रथम 4 पदों का योगफल यानी 2 + 5 + 8 + 11, तो यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगा 11 8 19 और 5 24 और 2 26। तो ये क्या हुआ, अब ज्यादा टर्म का समीशन बोल रहा है तो ऐसे ऐड करना ठीक नहीं रहेगा। अब हमारे लिए मदद करेगा हमारा कैलकुलेटर। फील होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फील होना चाहिए ये हमारा कैलकुलेटर क्या काम कर रहा है। ये हमारा AP का सम फाइंड करने का कैलकुलेटर है। जितने भी AP के ढेर सारे टर्म को ऐड करना है बाय दिस कैलकुलेटर हम उसे ऐड करेंगे, यानी AP के ढेर सारे टर्म्स को बाय दिस कैलकुलेटर ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा 25 टर्म का समेशन, 50 पदों का योगफल, तो समझ में आ रहा है ना, फील होना चाहिए। यानी इसके जो शुरुआत के 25 टर्म है उनका समेशन क्या होगा वो बताइए आप। सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब है शुरुआत के जो 10 टर्म है उनको ऐड करके क्या होगा। अब तो बहुत लोग कहते हैं सर उन 10 टर्म को जोड़िए, तो फिर नहीं, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, ये कैलकुलेटर आपकी मदद करेगा। आपको 100 टर्म का समेशन निकालना, आप इसमें रख दीजिए इनकी वैल्यू 100, आपका ये कैलकुलेटर आपको ऐड करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमारी मशीन है, ये हमारा कैलकुलेटर है। जैसे कैलकुलेशन करते हो आप कैलकुलेटर से, तो वैसे ये भी हमारा कैलकुलेटर है, लेकिन AP का सम फाइंड करने का कैलकुलेटर। आइए देखेंगे, अगर मैं इस कैलकुलेटर के चेक करता हूं, प्रैक्टिकल करता हूं कि क्या ये काम सही कर रहा है। मैंने यहां पर डिटेल में 4 टर्म को ऐड करके देखा, 26 आ रहा है। आइए जरा कैलकुलेटर से देखते हैं क्या कैलकुलेटर हमारा सही वर्क कर रहा है। 4 टर्म का समीशन तो n की जगह 4 रख दिया और a की जगह फर्स्ट टर्म आपका कितना है 2 है, और यहां पर 4 - 1 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3 का कॉमन डिफरेंस है, 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पर जब इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा S4 यानी 4 2 से कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और ये हमारा 2 दूनी 4 प्लस इधर कितना होगा 3 में 3 3 9, तो यहां पर क्लियर हो गया 2 और 9 4 13 13 दूनी 26, जिससे कि क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ 4 टर्म्स यानी इसके 4 पदों का योगफल, जो फर्स्ट 4 टर्म का जो समीशन है इस AP के, वो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। यानी 4 पदों का जो योगफल आ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, वो हमारा 26 जो कि हमने डिटेल में ऐड किया था वही आ रहा है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेटर सही काम कर रहा है। तो याद रखेंगे AP का सम फाइंड करने का कैलकुलेटर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस सम ऑफ n टर्म्स पर भी बात करेंगे। चलिए इसे पहले आप नोट कर लीजिए।
जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है कि ये एपी में है, ठीक है, और यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। बात को समझिए बेटा। S17 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 17 तक इसके 17 टर्म्स है, उनको ऐड करना होगा। और 17th टर्म का मतलब ओनली 17th टर्म, केवल 17th पोजीशन पे जो आ रहा है। जैसे 3 टर्म का समेशन मतलब इन तीनों को ऐड करो, 3rd टर्म का मतलब केवल ये। तो S17 क्या होगा, डायरेक्ट बताएंगे क्या होगा, 17/2 इस फर्स्ट टर्म का डबल कर दिया करो। देखो डायरेक्ट करना सीखो, n/2 फॉर्मूले का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्टाइल बदल के आपको क्या करना है, सम ऑफ n टर्म 17/2 इसका डबल कर दिया करो, 4 प्लस इसमें 16, ये आपका जो टर्म होता है इसमें एक यहाँ पे 16 से 17 से पहले वाला 16, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ये देख सकते हो 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा जो सम ऑफ 17 टर्म आएगा 17/2 इंटू 16 3 48 और 4 52, तो यहाँ से 2 से कट होगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, देख लेना 17 छक्का 102, 17 दूनी 34 और 10 44, यही आ रहा ना, यही आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लीजिएगा 17 टर्म का समेशन ही होगा। और T17 क्या होगा, उसी ट्रिक से निकालो, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को माइनस करो, 1 आ गया, -1 आएगा, समझ रहे हो ना। क्या करना है फिर से सुन लो बेटा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस माइनस करोगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस माइनस करोगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस माइनस करोगे, उसके बाद इस जो भी टर्म निकालना है उन सब के साथ कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई होगा। तो 17 3 51 में -1 जोड़ोगे 50, तो ये आ गया आंसर। और बाकी ऐसे भी निकाल सकते हो, 17वां पद उसी से a प्लस एक 17 से पहले वाला नंबर 16 और इंटू डी, फर्स्ट टर्म आपका 2 है और 16 कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, तो 16 3 48 और 2 50। तो यहां से देख सकते हैं ये हमारा बेसिक क्लियर हो रहा है कि सम कैसे कैलकुलेट करना है और हमें टर्म कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। T17 मतलब ओनली 17th पोजीशन वाला टर्म और S17 का मतलब 1 से लेकर 17 टर्म का समीशन, और वो हमें नहीं ऐड करना है, हमारे कैलकुलेटर ने ऐड कर दिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे, IIT 2001 में पूछा गया, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, इस AP के 2n पदों का योगफल किसके इक्वल है, इस AP के प्रथम n पदों के योगफल के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने माइंड में अब सेट कर लीजिए फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। जितने टर्म का समीशन है लिखो इधर, 2n टर्म का समीशन n की जगह 2n पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म का डबल करेंगे, यानी कितना हो गया 4 प्लस इसमें एक लेस करेंगे तो n2d, ये क्या होगा, d कितना कॉमन डिफरेंस पहले वाले AP का 3 है, ये इस AP के, ये देखिए ना, इस AP का पहले सवाल पढ़ लीजिएगा, इस AP के प्रथम 2n पदों का योगफल किसके बराबर है, इस AP के प्रथम n पदों के योगफल के बराबर है। तो ये जो पहले वाली AP है, इसके जो फर्स्ट 2n टर्म्स का समीशन है वो क्या होगा, n की जगह 2n/2 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस इसमें एक लेस करोगे इनटू d कितना होगा 3, और ये किसके इक्वल है, इस दूसरी AP के फर्स्ट n टर्म के सम के बराबर। तो ये क्या होगा n/2 2a का मतलब है, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी थोड़ा, ये आपको d हो गया, d कितना होगा, ये हो गया, बड़ा नंबर ऐसे लिख दे रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, ये n माइनस और d कितना होगा, d आपका 2 हो गया, यानी n-1 इंटू 2। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब n ही तो बताना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आप n से n कैंसिल हो गया, ये वाला जो 2 है ये 2 कॉमन आएगा, इस 2 को काट देगा, तो यहाँ से 2 हटा दे रहे हैं, मतलब वो 2 कॉमन ऐसे नहीं कटेगा, वो कॉमन आएगा, तो यहाँ से हटा दिया हमने, इसलिए कैंसिल किया है। चलिए अब हम यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर भी बाहर कुछ बचा नहीं है, ये 4 है वो 57 है, तो ये हो गया 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6n माइनस का 3 इक्वल टू ये होगा 57 प्लस का n-1। n को कैलकुलेट करना है तो n वाले एक तरफ आएंगे, तो 6n में एक n माइनस होगा तो 5n इक्वल टू 57 में एक माइनस होगा 56, और ये 4 में 3 गया, 1 उधर जाएगा तो कितना होगा आपका, ये 56 में 1 माइनस हो गया 55, और n
इज इक्वल टू 5 डिवाइड में जाएगा, दोनों को कैंसिल करेगा, 5 × 5 यानी 11, यानी आंसर हमारा सी पार्ट। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स यानी प्रथम 2n पदों का ही सम ये है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये है। जब बड़ा नंबर है तो 2 इंटू करके लिखो, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना 2 का मल्टीप्लाई करना ही जरूरी है। भाई आप देख रहे हो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आंसर आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए देखेंगे, ये इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है IATQ। IATQ का मतलब होता है इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर 0 से 9 के बीच में बड़ा फेमस ये पोर्शन होता है, सेक्शन होता है JEE एडवांस का। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अगर बड़ा है तो टुकड़ों में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से धीरे धीरे, तो आराम से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन AP आर नेचुरल नंबर्स, यानी AP के सारे टर्म नेचुरल नंबर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी AP के सारे टर्म नेचुरल नंबर होंगे तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। सर नेचुरल नंबर, देखो बेटा, एक इंटीजर बोलना अलग है और नेचुरल नंबर बोलना अलग है। कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होंगे, और इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। मैंने कहा 17, 15 ये कभी हो ही नहीं सर, ये नेचुरल नंबर है। ऑल द टर्म्स, यहां पे लिखा ऑल द टर्म, मतलब चाहे जितना भी आगे बढ़ा दो। ये AP, इस AP का कॉमन डिफरेंस, ये नेचुरल नंबर कुछ हैं लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद नेगेटिव होना चालू हो जाए, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर है टर्म, नेचुरल नंबर का मतलब ये कह रहा है कि उसके जितने भी टर्म है वो नेचुरल नंबर है। ये थोड़ा ना कहा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऑल द टर्म्स ऑफ एन AP है कोई, उसके सारे टर्म नेचुरल नंबर, जैसे देखो ये 2 ऐड करके आ गए, तो अगर नेचुरल नंबर है इसका मतलब लगातार इंक्रीज ही हो रहा होगा, तो आगे वाला टर्म बड़ा होगा इस पहले वाले टर्म से, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा ऑलवेज एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कॉमन डिफरेंस एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि आपके नंबर डिक्रीज नहीं हो सकते क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। नेचुरल नंबर, अगर ऑल द टर्म्स नेचुरल नंबर, इसका मतलब यह है कि हमारा कॉमन डिफरेंस एक नेचुरल नंबर होगा। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। आगे इसका रहस्य समझ में आएगा, इस लाइन का क्या मतलब है, एक एक लाइन को देखना है। इफ द रेशियो, यहां पर है इफ द रेशियो लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, यानी यहां पर कह रहा है उस AP के प्रथम 7 पदों का योगफल क्या है, टू द किसके साथ रेशियो, फर्स्ट 11, ये 11 है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 11 टर्म्स, इसका जो रेशियो है किसका, फर्स्ट 7 टर्म का जो रेशियो किसके साथ है, फर्स्ट 11 टर्म्स, फर्स्ट 11 टर्म्स यानी 11 पदों के योग के साथ वो इतना है रेशियो। तो आपसे पूछ रहा है 7th टर्म जो है हमारा 7th टर्म वो इन दोनों के बीच में है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। बहुत इजी क्वेश्चन, बस उलझाया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, अगर इस लाइन को हम हटा दें फिर सवाल नहीं सॉल्व हो सकता है। इसलिए ये लाइन जो लिखा है सपोज दैट ऑल द टर्म्स आर नेचुरल नंबर, इससे ये क्लियर हो गया अगर हमारा, देखिए क्या होगा, चलिए आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके कह रहा है फर्स्ट 7 टर्म, सम कह रहा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्या होगा, प्रथम 7 पदों का योगफल, तो ये होगा 2A, तो मालूम नहीं है तो A ले लिया फर्स्ट टर्म, और 7 - 1 n-1, आप अपने माइंड में बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, इस माइंड में इस फॉर्मूले को अपने आप फील कर लिया करो। तो 7 पदों का योगफल 2A प्लस इसमें एक लेस करेंगे 6D, तो ये 7 पदों का योगफल है, और किसके साथ रेशियो कह रहा है, प्रथम 11 टर्म्स, ये लिखा है फर्स्ट 11 टर्म के साथ रेशियो, तो 11/2 इधर होगा 2A प्लस इधर कितना होगा, एक लेस करेंगे 10D। ये क्या है, ऊपर क्या लिखा है, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, फर्स्ट 7 टर्म का समेशन, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, फर्स्ट 11 टर्म का समेशन, अंश में लिखा है 7 पदों का योगफल, और हर में है प्रथम 11 पदों का, और उनका जो रेशियो है, सवाल में लिखा है ना इफ द रेशियो, यहां पे है रेशियो, अनुपात, रेशियो है इन दोनों टर्म जो है सम का, 7 टर्म का सम और 11 टर्म का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 6/11 दिया है। सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा।
अब हम इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे और आपका न्यूमरेटर से 2 कॉमन आएगा, देख लीजिएगा न्यूमरेटर से 2 कॉमन आएगा, इधर डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन आएगा, वो 2 आपस में भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हम उस 2 को कैंसिल करने के बजाय यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2 से चला गया, यानी यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। अब हमारी थोड़ी कैलकुलेशन लेस हो गई है। अब हमें इधर कोई नंबर है नहीं, केवल 7 ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 7a प्लस यहां से 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 21d, 7 में 21, और इधर 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये तो कट गया 6a 6a, और यहां से 6 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 30d। उसके बाद यहां से अगर हम a की बात करते हैं तो 7a में 6a माइनस होगा, तो a इक्वल टू, और ये 21d उधर माइनस होगा 30d में, तो 9d होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन डिफरेंस का 9 टाइम्स होगा। चलिए वो तो हमें नहीं पूछा। हाँ, इस सवाल में ये भी पूछ सकते थे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो की बात करेंगे तो आंसर आपका 9 हो जाता, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन का जवाब देना है जो हमसे पूछा। ये भी एक सवाल बन सकता है, उस एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या है, तो आंसर 9 हो जाता। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्वेश्चन में दिया है उसका जो 7th टर्म है। अच्छा ये बताओ 7th टर्म होगा क्या, a प्लस 7th टर्म क्या होगा 6d, किसके बीच में है, 130 से 140 के बीच में है। चलिए ठीक है, और हमें निकालना d है, तो हम यहां पर a की वैल्यू रख देते हैं 9d, यहां पर पुट कर दिया 9d प्लस का 6d और लेस देन 140, तो यहां से 130 लेस देन 15d लेस देन 140, 15 से सबको डिवाइड करोगे तो हमारा d निकल के आएगा d, और ये 140 डिवाइडेड बाई 15, ये कितना होगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, 15 8 120, और जो भी है 8 दशमलव समथिंग समझ लीजिए, और d कोई डिवाइड करने से 15 नॉट पॉइंट समथिंग होगा। बेटा ये होगा कि नहीं होगा बताइए, कि ज्यादा बार चला जाएगा, 15 ये हो गया बेटा 8 पॉइंट, ये कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 8 पॉइंट समथिंग, मतलब ये आप देखोगे 15 देने की जरूरत नहीं, 15 भाई देखो 8 बार जाए 120 110, मतलब 8 पॉइंट कितना होगा लगभग, देख सकते हो 130 में डिवाइड करोगे, मतलब ये तो क्लियर है ना 8 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ होगा जो भी हो, चाहे 8.5 चाहे जो भी हो 8.9 कुछ भी हो, लेकिन 8.9 तो नहीं होगा कुल मिलाकर। चलिए 8 पॉइंट समथिंग है, और ये क्या है 15, ये 10 नहीं होगा क्योंकि 10 बार नहीं जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 पॉइंट समथिंग होगा। अब जरा इस लाइन का बहुत बड़ा रोल है, आर नेचुरल नंबर, ऑल द टर्म्स आर नेचुरल नंबर, सारे टर्म हमारे नेचुरल नंबर है। अगर किसी एपी के सारे टर्म नेचुरल नंबर होंगे तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी नेचुरल नंबर होगा। 8.9 से 8 दशमलव समथिंग से 9 दशमलव समथिंग के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर पड़ेगा, एक ही नेचुरल नंबर पड़ेगा, 9 पड़ेगा बेटा। आप देख लीजिए इसकी वैल्यू, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तुम लो, हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये 8 दशमलव कुछ भी लिख लेते, चलो कुछ भी लिख देते 8.6, और उधर कितना होगा 15 9 135 यानी 5 और 3, तो ये बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, बताओ 8.6 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर पड़ेगा, 9। अगर ये वाली लाइन आप हटा दोगे, इतनी लाइन रिमूव कर दोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ये लाइन देने से ही क्वेश्चन में जबरदस्त मजा आ रहा है। तो ये याद रखना, जब भी किसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सारी टर्म अगर नेचुरल नंबर है तो याद रखेंगे उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और आपको मैंने क्या कहा, अगर यहां पर सवाल में पूछता, इस सवाल में यही पूछा जाता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो, तो भी हमारा आंसर 9 ही आएगा। अगर हमने कहा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो कितना है, तो भी वो हमारा 9 आएगा। तो देख सकते हो कितना कमाल का क्वेश्चन है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन जेईई मेन 2014, शुरुआत हुई थी ऑनलाइन एग्जाम की। उस साल ऑफलाइन भी एग्जाम हुआ था और ऑनलाइन भी हुआ था। तो ये ऑनलाइन में 9 अप्रैल को क्वेश्चन आया, तो जरा देखें क्या क्वेश्चन में कह रहा है। बिल्कुल जैसे अभी हमने जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन बताया, सिमिलर टाइप का है। देखो आपका फंडा क्लियर है, आपसे क्या पूछा है इस पे ना ध्यान दो, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आप हर पूछी गई चीज को निकाल सकते। क्वेश्चन में लिखा है गिवन एन एपी हुज टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम भी है
नेचुरल नंबर। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी उसके फर्स्ट 9 टर्म का सम, उस एपी के फर्स्ट 9 टर्म का सम ग्रेटर देन है 200 से बड़ा है और लेस देन 220, यानी 200 से बड़ा है उस एपी का सम, 9 टर्म का सम जो है 200 से बड़ा है और 220 से छोटा है। इफ द सेकेंड टर्म इन इट इज 12 देन इट्स फोर्थ टर्म। हम तो निकालना चाहते हैं, हम तो तैयार हैं फोर्थ टर्म के लिए, लेकिन हमें मालूम तो हो 4 से 3D, हमें ए और डी कोई एक तो मालूम हो, कोई भी नहीं मालूम है, तो हमें इंतजार है ए और डी की वैल्यू का। अगर ए और डी की वैल्यू आ जाती है तो यहां पर रखकर हम फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। तो सर ये ए और डी कैसे निकलेगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेकंड टर्म दिया है 12, तो सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी, भाई पहला टर्म a होता है, अगला टर्म एपी का a प्लस डी ऐड करो, ये हो गया। तो सेकंड टर्म या उससे भी देख लो a प्लस और एक कम करोगे 1 इंटू डी, तो सेकंड टर्म हमारा 12 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब a और d जो हमारा होगा उन दोनों को ऐड करने पे 12 आ गया, एक भी कोई आ गया तो समझो सफलता मिल गई आपको, आप फोर्थ टर्म निकाल लोगे। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि उसके सारे पद क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी किसी एपी के सारे टर्म पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, उस एपी का कॉमन डिफरेंस एक नेचुरल नंबर होगा। अगर टर्म सारे इंटीजर हैं तो तब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो भी इंटीजर होगा, लेकिन इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है ना, लेकिन अगर सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो बेटा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी इसके प्रथम 9 पदों का योगफल लिख लेते हैं। 9 टर्म का समेशन होगा n/9/2 2a प्लस इसमें एक लेस करोगे 8 इंटू डी, तो ये 9 टर्म का समेशन है। ये बड़ा है किससे? ग्रेटर देन 200, और ये छोटा है किससे? 220। जैसे जस्ट अभी क्वेश्चन किया था, तो वहां से हम डी, यहां से हम डी निकालें क्योंकि हम जानते हैं डी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये 2 कॉमन आएगा, ये 2 कॉमन आएगा, इस 2 को कैंसिल करेगा, तो यहां अब 2 नहीं बचेंगे। यहां क्या क्या बचेगा? ये हट जाएगा, और यहां क्या बचेगा? जब 2 कॉमन लोगे 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर अब हमने क्या किया, 200 और लेस देन 9, तो एक काम करो, यहां से स्मॉल ए हटा दो, तो ए की वैल्यू यहां से क्या होगी? 12 माइनस डी, इसमें पुट करोगे 12 माइनस डी प्लस का 4d और लेस देन 220, तो यहां से आप कहोगे 200 लेस देन, तो ये क्या होगा? 12 9 108, ये आपका 4d में 1d जाएगा, 3 बचेगा, 9 3 27d और लेस देन 220, 108 सब में माइनस होगा, 92 ग्रेटर लेस देन 27d और लेस देन, इधर भी 108 माइनस करोगे, 108 माइनस करोगे, 10 में 8 गया 2 और ये 112 और सबको 27 से डिवाइड करोगे, 27 से सबको डिवाइड करोगे, तो ये आपका कितना होगा बेटा? इसके बाद कितना होगा? ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ये लगभग जो है ये आपका 4 पॉइंट समथिंग होगा। 27 चौको 108 होता है, उसके बाद नहीं जा पाएगा, तो 3 पॉइंट कुछ भी ले लो, 27 कुछ भी ले लो, 3 पॉइंट कोई भी नंबर ले सकते हैं, मतलब 3 दशमलव समथिंग है, 4 पॉइंट समथिंग है, इनके बीच में एक नेचुरल नंबर पड़ेगा 4। सही बात है कि नहीं? हो गया सवाल, खेल खत्म। ए कितना होगा? दोनों का समेशन जब 12 आ रहा है तो ए को कितना होना पड़ेगा? ये 4 है तो ए को कितना होना पड़ेगा? 8, तभी तो उन दोनों का समेशन 12 आएगा। भाई आपका डी अगर 4 है तो यहां रख के आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, तो कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? यहां पर अगर डी की वैल्यू 4 रखोगे तो ए कितना आ गया? 8। अब ए और डी आ गए, अब यहां पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना होगा? फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौको 12, 12 में 8 जोड़ोगे 20, यानी यहां पर ऑप्शन हमारा सी पार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हम कुछ भी बोल सकते थे, जरूरी नहीं है। जैसे इससे पहले वाले सवाल में जेडवान 2015 कॉमन डिफरेंस पूछा था, हो सकता है हम आपसे पूछते फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो सकता है हम कोई भी टर्म पूछ सकते थे, कोई भी समीशन पूछ सकते हैं। तो आपको बस कॉन्सेप्ट तैयार रखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, सवाल कैसा भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो ये 12 माइनस डी हुआ, यहां पे हमने गलत लिख दिया, ए बोल ए था लेकिन यहां से हमने डी लिख दिया। यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो बेटा, यहां से
ए की वैल्यू निकाल लो 12 माइनस डी। फिर से समझ लीजिएगा, ए की वैल्यू यहां से निकाली 12 माइनस डी, उसे यहां पर लिख दिया हमने, डी गलत लिख दिया, तो बोला हमने ए था। ए की वैल्यू निकालोगे 12 माइनस डी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका जी मेन 2013 में, तो इस क्वेश्चन में बात करना है और इसमें लिखा है A1 AN R in AP, ये AP में दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन में आपको बताना है R in AP सच दैट A4 A7 ऑनलाइन ही आए, तो ये 2013 से शुरुआत हुई, 2014 से नहीं, 2013 से ऑनलाइन की शुरुआत हुई। एक आध पेपर होता था ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन, एक ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ R in AP, ये आपका AP में है और ये आपका दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इस AP का सम बताना है, प्रथम 13 पदों का सम बताना है। चलिए ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो गिवन है उसको पहले यूज कर लेते हैं। याद कीजिए AP के टर्म है ना, 4th टर्म 7th टर्म, याद है मैंने आपको बताया था, कोई भी AP के 2 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इसमें इसको माइनस करोगे इनटू डी, याद आ रहा है। अगर मैंने कहा 9th टर्म माइनस 6th टर्म क्या होगा, 9 में 6 गया 3D होगा। अगर A7 माइनस A12 होगा तो मैंने कहा था इसमें इसको माइनस करो, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 7 में 12 गया -5, डी ही लिखोगे। ये बात आप बच्चों को मालूम है। और इसका जो सम ऑफ 13 टर्म्स है ये M के टर्म में ही निकालना है। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है 4 में 7 गया, माइनस का 3D प्लस का 10th टर्म होगा A प्लस 9D इक्वल टू स्मॉल m। तो A प्लस 9 में 3 गया 6D इज इक्वल टू स्मॉल m। इसके 13 टर्म का सम बोल रहा है तो 13/2 और ये होगा 2A प्लस और ये होगा 12D। आप अच्छे से जानते हो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा A प्लस 6D, 2 से 2 कैंसिल और 13, और आपको A प्लस 6D मालूम है कितना है, स्मॉल m। यानी आंसर आपका 13 टर्म का समीशन क्या होगा, 13m, यानी आपका ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए 4th में 7th टर्म माइनस होगा -3, 10th टर्म आपको मालूम है, कोई भी टर्म निकालना है आपको मालूम है A प्लस n-1 इंटू डी से होगा, यानी एक लेस करेंगे इंटू डी, तो 10th टर्म क्या होगा A प्लस और 9D। अगर 11th टर्म तो A प्लस 10D, 12th टर्म A प्लस 11D। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आइए दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन समझाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, इसको जरा समझ लें तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग है। ये देखो कोई AP है, A1 मेंशन करने का मतलब उसका फर्स्ट टर्म दिया है, ये देने का मतलब हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, तो AP क्लियर हो जाएगी कौन सी है। लेकिन यहां पर देखिए ये पूछ रहा है, हो सकता है हम आपसे ये पूछ लें A1 प्लस A4 प्लस A7 डॉट 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 टू 20 टर्म्स। हो सकता है हम, भाई AP एंड नहीं हो रही है, इसका मतलब चलती जा रही है, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगी। कोई अगर अंत दिया हो तो वहां पे रुकेगी, अब डॉट डॉट मतलब चलते चले जाओ। ये AP है, नेचुरल नंबर कहीं तक भी ले जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। वैसे AP भी चलती चली जा रही। अच्छा इसका समीशन बताना है। थर्ड A1 कहीं से भी चालू कर देते हैं, A2 प्लस A6 प्लस A10 डॉट 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 डॉट, किसी भी सीरीज के लिए। यहां पे इनके बारे में नहीं बताइए क्या है, लेकिन कोई भी सीरीज होती है उसके मिनिमम 3 टर्म अगर हैं तो हम ये पता कर सकते हैं वो आपका सीक्वेंस क्या है, AP है कि नहीं है। ये तो क्लियर है, सवाल में दिया AP है, लेकिन हमने इसके कुछ टर्म को छोड़ दिया है। ये पहला टर्म हो गया उस सीरीज का, ये दूसरा टर्म होगा। याद रखना अगर आप इनका डिफरेंस सेम रहेगा तो ये ध्यान रहे वो आपकी AP ही रहेगी, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, 3 - 1 2D रहेगा। यानी इस AP का कॉमन डिफरेंस, वो 2 में 1 माइनस करो 1D, यानी D है, इसका कॉमन डिफरेंस 2D। डिफरेंस देखो चेक करो सेम है 3, मतलब जिस पोजीशन में पहला टर्म, तो आपने एक टर्म को छोड़ा है, फिर थर्ड टर्म के बाद फिर एक टर्म को छोड़ना होगा। यहां पर पहले टर्म के बाद देखो आपने, देखो पहला टर्म है, आपने क्या किया, पहले टर्म के बाद क्या हो, A4 A5 A6 A7, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7। देखो आपने ये लिया एक टर्म, ये फर्स्ट टर्म, अब इस सीरीज का पहला टर्म ये होगा, दूसरा टर्म ये होगा, तो यहां पर आपने 2 टर्म छोड़े हैं, तो अब बार बार 2 टर्म ही छोड़ने होंगे। देखो वो छूटेंगे 2 टर्म, अगर इनका डिफरेंस सेम रहेगा, 4 में 1 गया 3 और 7 में, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस बेटा ध्यान दीजिएगा,
यहां पर बात करेंगे डी डी, अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, यहां से लेकर यहां तक देखो A4 ये गायब हो गया टर्म, ये भी गायब हो गया, A7 तो ये भी AP होगी जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच में डिफरेंस करो कितना होगा, 4 में 1 घटाओ 3, 3D का कॉमन यानी उसके जस्ट ट्रिपल होगा। तो इस क्वेश्चन को करना है, अगर इन तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है तो पहले आप एक काम करेंगे, यहां पर चेक करेंगे ये सीरीज के बारे में इसी AP के टर्म है, लेकिन हमें मालूम है ये भी एक AP होगी, कितने टर्म तक जोड़ना है 220 टर्म्स। देखो एक होता है 820 लिखा है तो अलग मैटर है, जैसे A5 लिखा है तो 5 टर्म नहीं है, लेकिन 220 टर्म का मतलब ऐसी 1 2 3 3 है 17 और टर्म यानी टोटल 20 टर्म को जोड़ना है, ये 3 टर्म है और 17 टर्म यानी टोटल 20 टर्म को जोड़ना है। तो आप परेशान ना होइए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से किया जाता है। आपको क्या करना है, इसके 20 टर्म का समेशन, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर्स देखिए इधर, तो 20 टर्म का समेशन होगा 20/2, फर्स्ट टर्म आपका यही रहेगा जो इसका फर्स्ट टर्म है 3, बस यहाँ पे 20 में 1 माइनस करोगे d, बस इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d, कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा, 3 में 1 इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, 4 में 1 3, 7 में 4 3, ये नीचे वाले नंबर AP चल रही कि नहीं चल रही, उनकी जो पोजीशन है वो AP में चलनी चाहिए, 2 और 4 6 6 4 10, इसका मतलब AP चल रही है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा सीरीज का 4d, इसका कॉमन डिफरेंस 3d, बस d निकाल लो, यहां से d आ जाएगा कैसे, फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म क्या होगा A1 प्लस फर्स्ट टर्म और A1 प्लस 4d इक्वल टू 15, तो यहां से 3 रखोगे 3 प्लस 4d इक्वल टू आपका 15, तो 4d इज इक्वल टू कितना होगा, 15 में 3 घटाओगे 12 और 4 डिवाइड में जाएगा 3, इसका मतलब अब हम इस AP का जो समेशन है आराम से आ जाए। देखो ये नॉलेज नहीं है तो ये बाउंस होगा, आप ये समझोगे यार ये कैसे निकालें, यहाँ पे रखना चालू कर दोगे a प्लस 2d, ये सब ना करो, याद रखना अगर पोजीशन फिफ्थ पहला टर्म कोई भी टर्म ले लीजिए, पहला टर्म देखो जिससे चालू होगा, अब इसका फर्स्ट टर्म A2 होगा, ध्यान रखना A2 का मतलब उसके बाद वाला, ये अगर 3 है तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस 3 है तो उसके बाद वाला क्या होगा 6, तो यहां पर ये अब इसका फर्स्ट टर्म होगा, तो ये बताइए इसका समेशन कितना होगा, कितना है कॉमन डिफरेंस पहले वाले का 2d मतलब कितना होगा, 2d मतलब कितना होगा 6, तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका समेशन क्या होगा, कितने 20 टर्म का समेशन 20/2, और यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है वही है 3 प्लस, और ये कितना 20 में 1 गया 19, और कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, कितने का होगा 3d का होगा, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 3d का, 3d का मतलब क्या हुआ 9, अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, ये आपका फर्स्ट 20/2, इसके भी 20 टर्म का समेशन, लेकिन फर्स्ट टर्म जहां से आपको ऐड करना है वो वैल्यू रखो, तो A2 यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म का काम करेगा, और A2 हमारा 6 है, यहां पे 6 रखोगे और 1 लेस करोगे 19, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4d का, 4d का मतलब ये d की जगह यहाँ पे 3 रखोगे 12, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना था वो मैंने समझा दिया। आइए हम एक JEE मेन का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन JEE मेन 2020 का है, और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, इससे पहले हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दें, जैसे कोई AP होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई AP लिखी है 1 और 3 4 और 3 7 3 10 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे 52 पर ख़त्म कर दिए। अगर मैंने आपसे पूछा कितने टर्म होंगे, भाई 4 तो दिख ही रहे हैं, तो इसका मतलब 4 से तो ज़्यादा ही होंगे, बीच में भी कुछ होंगे, तो ये टोटल कितने टर्म होंगे, इसको निकालने का डायरेक्ट एक तरीका बता देते हैं, बाकी डिटेल भी जानते हो। मेथड फर्स्ट ही है, ट्रिक के द्वारा आप ये बताओगे, अगर कोई AP है, पहला टर्म दिया, बीच में चल रही है और कहीं पे खत्म हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हुए होंगे वो काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन आप वो काउंट करने की जरूरत नहीं, हम एक तरीका बताएंगे जिससे तुरंत काउंट हो जाए कितने टर्म हुए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, तो कितने टर्म हमारे बीच में है टोटल, यहाँ से जैसे देखो 1 2 3 4 4 तो ही होंगे, बीच में भी होंगे कुछ, पता नहीं कितने होंगे, लिखो या तो डिटेल में तो काउंट का हो जाएगा। अगर हम डिटेल में लिखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं इसलिए लिख देते हैं 10 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 और 3 22 22 3 25 25 3 28 3 31 3 34 3 37 3 40 3 43 3 46 3 49 3 52, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टर्म हो गए। लेकिन हम ट्रिक के द्वारा कैसे निकालेंगे, आप हमेशा डायरेक्ट तुरंत एक तरीका बता रहे हैं कितने टर्म होंगे n, आप लास्ट में फर्स्ट टर्म को माइनस करना, तो 52 में 1 घटाओगे 51, हमेशा उसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देना 3, और ऑलवेज +1 कर देना, यानी 3 दूनी 3 कम 3 और 3 7 21, देखो 18 तुरंत आ गया।
क्या करना है, 18 टर्म है। कैसे करना है, लास्ट में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, लास्ट में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 51 और जितना कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और +1 करेंगे। बाकी दूसरा मेथड भी है, ये डिटेल में भी कर सकते हो। कैसे, इसके लिए आपको निकालना होगा L = A + n - 1 × D, यानी n हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने टर्म पड़ रहे हैं। आप L की जगह 52 रखोगे, फर्स्ट टर्म होगा 1 और n - 1 D हमारा कितना होगा 3। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, 52 में 1 घटाओगे 51 और n - 1 × 3, तो n - 1 = 51/3 नीचे चला गया, 3 कम 3 7 21, तो n = 17 -1 उधर जाएगा, 17 में 1 जोड़ोगे 18, दिख रहा है ना। 17 में 1 जोड़ोगे कितना होगा 18, यानी कितने टर्म हो गए 18। तो बेस्ट हमारे लिए यही तरीका है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए कैसे होगा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर उसकी बात करेंगे। जेईई मेन 2020 में आया है और 2 सितंबर को पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, यानी इसके प्रथम 11 पदों का योग 0 है, तो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ इस एपी का सम। ठीक है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2D होगा, जिसमें कितने टर्म होंगे, यहां से लेकर यहां तक कोई बता सकता कितने टर्म चल रहे होंगे। 23 में 1 घटाओ, ये एपी चल रही है ना, 1 और 2 3 और 2 5, कितने होंगे 23 में 1 गया 22, 2 से डिवाइड करोगे 11, यानी 12 टर्म है इसमें। कितना है 12 टर्म। तो इसके 12 टर्म का समीशन तो निकाल लोगे, लेकिन हमें ये दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, ये KA1 कह रहा, KA1। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसे 11 टर्म का समीशन क्या होगा, 11/2 2A1 प्लस 11 में 1 लेस करोगे 10, D1 = कितना है 0। ये 11 टर्म का समीशन आपको दिया हुआ है। 2 से आप कैंसिल, 2 कॉमन आएगा, कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। 11 का मल्टीप्लाई करोगे 11A1 और ये कितना होगा प्लस का, तो ये नीचे भेज दो ना, 11 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 11 नीचे चला गया। A1 प्लस कितना होगा 5D1 = 0। तो यहां से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसके टर्म पता चल गए, तो 12 टर्म का समीशन क्या होगा, 12/2 ये सम होगा, ये सम आपको दिया हुआ है 12/2, और ये फर्स्ट टर्म कितना है 2A1 ही रहेगा, प्लस यहां पर 1 कम करो 11, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा इस एपी का 2D रहेगा, कितना रहेगा 2D, और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये सम जो है 11 टर्म का समीशन जो भी है ये KA1 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, K की वैल्यू निकालनी, तो A1 को कट कर दीजिए, तो एक काम करो D की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो D की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि तभी A1 कटेगा, यहाँ से कितना होगा 5D1 = माइनस का A1, तो D1 = -A1/5। यहाँ पर A1 की D की जगह रख दोगे, तो एक काम करो, ये भी 2 तो कट जाएगा, ये 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अब 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ये ऐसे नहीं काटा जाता है, ये 2 कॉमन आया तब कटा है, तो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए हम हटा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर से अब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12A1 और ये कितना है, यहाँ पे रखो 11, माइनस कहाँ से आ गया सर, ये D की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो -A1/5 आ गया, और इक्वल टू में कितना होगा ये KA1। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, A1 अगर कॉमन आता है तो कितना बचेगा 12 × A1, तो ये होगा 1 माइनस कितना होगा 11/5 = KA1। यहाँ से A1 से A1 कट गया, तो K = कितना होगा 12 × यहाँ पर एलसीएम लोगे, 5 में 11 गया, 5 - 11 -6/5, यानी K = -72/5, यानी ऑप्शन आपका D पार्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली इसी तरह से वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।